आज की खूबसूरत कहानी को शुरू करते हैं। गांव की उस बारिश भरी रात में हवा के ठंडे झोंकों के साथ मैंने घर में कदम रखा। पानी की बूंदें मेरे बालों से टपक रही थीं, जो कंधों पर खुली लहरों की तरह बिखरे थे। साड़ी का पल्लू पूरी तरह भीग चुका था और मेरे बदन से चिपक कर हल्की ठंड का एहसास करा रहा था। कमरे में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी और बाहर तेज़ बारिश की थपकियों की आवाज़ ने जैसे उस क्षण को और भी रोमांटिक बना दिया था। मैंने साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए धीमे से कहा, बाबूजी, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दीजिए, पानी अंदर आ जाएगा। ससुर जी, जो दीवार से टेक लगाए बैठे थे, मेरी आवाज़ सुनते ही उठे। उनके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने बिना कुछ कहे खिड़कियों को बंद कर दिया, लेकिन उनकी नज़रें कुछ देर के लिए मुझ पर ठहर गई। वे मुझे नीचे से ऊपर तक देखने लगे। शायद यह देख रहे थे कि मैं पूरी तरह भीग चुकी हूँ। मुझे उनके देखे जाने का आभास हुआ, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, बाबूजी, मोमबत्ती लेकर ऊपर चलिए ताकि मैं कपड़े बदल सकूं और आराम से बैठ सकूं। ससुर जी ने थोड़ी देर बाद नज़रें हटाई और हामी भरते हुए कहा, ठीक है बहू, चलो ऊपर चलते हैं। हम दोनों ऊपर के कमरे में गए। फिर मैं बाथरूम में गई और बाबूजी को बुलाया और कहा, बाबूजी, यहाँ इतने सारे नल क्यों खुले हुए हैं? आप देखिए और पानी बंद कर दीजिए। बाबूजी बाथरूम में आए और नल बंद करने लगे और मेरा गलती से पाँव फिसल गया और बाबूजी ने मुझे कमर से कसकर पकड़ लिया। फिर मैं भी मंत्रमुग्ध हो गई और बाबूजी मंत्रमुग्ध हो गए। और बाथरूम में ही बाबूजी ने मेरी यह सब एक साधारण दिन की बात थी जब मेरी सासू माँ का फ़ोन आया। मुझे पहले से ही अंदेशा था कि कुछ ख़ास बात होगी, क्योंकि वे बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के मुझे इतनी जल्दी कॉल नहीं करती थीं। मैंने फ़ोन उठाया और उनकी आवाज़ में हल्का सा तनाव महसूस किया। बहू, तुम्हें बाबूजी के साथ गांव जाना होगा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा। यह सुनते ही मैं थोड़ी चौंक गई। मेरे दिमाग में तुरंत यह सवाल आया कि आखिर वे खुद क्यों नहीं जा सकती और मुझे क्यों जाना पड़ रहा है। मैंने खुद को शांत रखा और बोली, सासू माँ, आप और आपके बेटे दोनों क्यों नहीं जा सकते? मेरा भी ऑफिस का काम है। सासू माँ ने थोड़ी गंभीरता से जवाब दिया, तुम जानती हो ना बहू, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और तुम्हारा पति, वो तो हमेशा अपने काम में या फिर अपने आवारा दोस्तों के साथ शराब पीने चला जाता है। उसे समझाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। मुझे तुम पर भरोसा है बहू। सच कहूँ तो सासू माँ के कहे में सच्चाई थी। मेरे पति को अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में ज़्यादा रुचि थी और घर के कामों में उनकी दिलचस्पी बहुत कम थी। मुझे यह सब समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी असमंजस में थी कि क्यों मुझे ही यह जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। पर आखिरकार मैंने स्थिति को समझते हुए कहा, ठीक है सासू माँ, जैसा आप कहें। सासू माँ ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बहू, तुम्हें प्रॉपर्टी का काम देखने के लिए जाना है। यह बहुत ज़रूरी है और तुम ही इसे अच्छे से संभाल सकती हो। बाबूजी के साथ बस सोमवार से बुधवार तक रहना होगा। गुरुवार को काम खत्म करके तुम शुक्रवार या शनिवार को वापस आ सकती हो। उनके इस आश्वासन ने मेरी चिंता थोड़ी कम कर दी। मैंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, ठीक है सासू माँ, आप चिंता मत करें, मैं बाबूजी के साथ चली जाऊंगी। वह सप्ताहांत बहुत जल्दी आ गया। मैंने खुद को गांव जाने के लिए तैयार किया। मुझे इस यात्रा को लेकर मिश्रित भावनाएं हो रही थीं। एक ओर मैं सोच रही थी कि यह मेरे लिए एक नया अनुभव होगा। वैसे भी मैं लंबे समय से घर और ऑफिस के कामों के बीच उलझी हुई थी और यह ब्रेक शायद मुझे कुछ राहत दे सके। दूसरी ओर मेरे मन में यह चिंता भी थी कि गांव के कामों को संभालना आसान नहीं होगा। गांव का घर बड़ा और सुंदर था। यह पुराना था, लेकिन उसकी एक अलग ही शान थी। मैं सोच रही थी कि शायद इस बदलाव से मुझे कुछ ताजगी मिलेगी। हालांकि प्रॉपर्टी के काम की जिम्मेदारी ने मुझे थोड़ा घबराया हुआ भी कर दिया था। मुझे यकीन नहीं था कि मैं इसे कैसे संभालूंगी, लेकिन सासू माँ का मुझ पर भरोसा था और यही बात मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही थी। मेरा नाम जानवी है और मैं 30 साल की एक साधारण पर आत्मविश्वासी महिला हूँ। एक सभ्य परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ परंपराएं और नियम जीवन का हिस्सा हैं। 5 फीट 2 इंच की लंबाई,
थोड़ी गोल मटोल काया और गोरा रंग, यही मेरी पहचान है। मेरी सीधी नाक और आँखें जो थोड़ी सूजी हुई सी दिखती हैं, मेरे चेहरे की खासियत है। साड़ी पहनने का मेरा अंदाज़ ऐसा है कि लोग मेरी तरफ देखना नहीं भूलते, लेकिन मैं दिखावे से ज़्यादा अपने संस्कारों पर विश्वास करती हूँ। इसलिए घर में हमेशा सिर पर पल्लू रखती हूँ, जैसा कि हमारे परिवार में औरतों से उम्मीद की जाती है। मेरी ज़िंदगी एक साधारण सी दिखती है, लेकिन उसके पीछे कई रहस्य छिपे हैं। मैं एक बेटी की माँ हूँ, माही, जो टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया से पैदा हुई है। यह बात केवल मुझे और मेरे ससुर जी को ही पता है, क्योंकि मेरे पति में वह क्षमता नहीं है। यह राज मैंने कभी किसी से नहीं बताया, यहाँ तक कि मेरी सासू माँ से भी नहीं, जो मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हम एक समृद्ध परिवार हैं, नौकर चाकर, बड़ी गाड़ियाँ, बंगला, सब कुछ है। लेकिन इस भव्यता के बीच मैं एक ऐसी स्त्री हूँ जो अपनी जगह खोज रही है, और आज आपको मेरी कहानी का एक ऐसा हिस्सा सुनाने जा रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। एक साधारण दिन था जब मेरी सासू माँ का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा, बहू, तुम्हें बाबूजी के साथ गांव जाना होगा। मैं चौंक गई, सोच में पड़ गई कि वे खुद क्यों नहीं जा सकती, लेकिन सासू माँ ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, और मेरे पति, उन्हें तो काम और दोस्तों से ही फुर्सत नहीं। ये सुनते ही मेरे मन में गहरी बेचैनी उठी, क्योंकि मुझे उनके और मेरे रिश्ते के बारे में सारी बातें मालूम थीं। मैंने हामी भरते हुए कहा, ठीक है सासू माँ, मैं बाबूजी के साथ चली जाऊंगी। उस रात मैंने गांव जाने की तैयारी शुरू की। घर के कामों में व्यस्त रहते हुए मैं अंदर ही अंदर थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। गांव का शांत वातावरण शहर की आपाधापी से दूर मुझे सुकून दे सकता था। हालांकि मैं जानती थी कि गांव की इस यात्रा में मेरे ससुर जी के साथ रहना एक चुनौती हो सकती है, लेकिन मैंने ये बात मन से हटा दी और अपने काम में लग गई। रात को मैं अपने ससुर जी के कमरे में गई। वे किताब पढ़ रहे थे। मैंने उन्हें याद दिलाया, बाबूजी, कल हमें जल्दी निकलना है। किताब मत पढ़िए ज़्यादा देर तक। उन्होंने मेरी ओर देखा, लेकिन उनकी नज़रें कुछ और ही कह रही थीं। वे किताब के पन्नों में खोए नहीं थे, बल्कि कहीं और ध्यान दे रहे थे। मैं थोड़ी असहज हो गई, पर अपने संस्कारों का पालन करते हुए मैंने पल्लू सही किया और उन्हें आराम करने की सलाह दी। सोमवार का दिन आखिर आ ही गया। हम दोपहर के बाद निकलने की योजना बना रहे थे, लेकिन कुछ देरी हो गई। जब हम गाड़ी से निकले तो मेरे ससुर जी ही गाड़ी चला रहे थे। सफ़र में शहर का ट्रैफिक भी साथ था, जिसकी वजह से हम समय से काफ़ी पीछे हो गए। शाम करीब 7 बजे हम हरित गांव पहुँचे। यह जगह हमेशा मुझे अपनी सुकून देने वाली ठंडी हवाओं और हरे भरे पहाड़ों की वजह से पसंद रही है। हमारा गांव में एक छोटा सा बंगला है जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। रास्ता थोड़ा घुमावदार है, लेकिन गाड़ी वहां तक जा सकती है। बंगला एक मंजिला है और उसके आसपास की प्रकृति बेहद सुंदर है। पहाड़ों की ठंडी हवा जैसे हमें अपने आप में समेट लेना चाहती थी। वहां पहुंचते ही मन को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। गांव में हमारे कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं और वे पहले से ही हमारे आने की खबर सुनकर उत्साहित थे। उन्होंने हमें रात के खाने पर बुलाया था। घर में हमारे देखभाल के लिए एक नौकर विकास रहता था, लेकिन उसी दिन उसकी किसी परिवार के सदस्य की तबीयत खराब थी और उसे अगली सुबह गांव वापस जाना था। मेरे ससुर जी ने उसे गांव जाने की इजाज़त दे दी थी, इसलिए वह रात हमारे साथ नहीं रह सका। उस शाम बारिश भी हो रही थी, जो मौसम को और भी ठंडा और सुकून भरा बना रही थी। हम अपने रिश्तेदार के घर चले गए, जहां पहले से ही सारी खाने पीने की चीज़ें हमने भिजवा दी थीं। रिश्तेदारों से मिलकर अच्छा लगा और बातें शुरू हो गईं, हंसी मजाक और घरेलू चर्चाएं, जैसे कि हर बार होती हैं। कुछ देर बाद मेरी बड़ी सासू माँ भी वहाँ आ पहुँची। वह भी हमारे साथ बैठी और फिर घर की बातों और राजनीति पर चर्चा शुरू हो गई। परिवार की राजनीति तो हर घर में होती ही है और हमारे यहाँ भी इस बार कुछ वैसा ही माहौल था। रात का खाना खत्म होने के बाद बड़ी सासू माँ हमारे घर ही रुकने का फैसला कर चुकी थी। वैसे हमारे रिश्तेदारों के बीच रिश्ते भी हमेशा जटिल रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ खास बातचीत नहीं हुई। मेरे ससुर जी
बड़ी सासू माँ के पति के साथ बैठे शराब पी रहे थे। वे दोनों अपनी दुनिया में व्यस्त थे और इस तरह से वह रात भी बीत गई। मुझे यह सब कुछ सामान्य सा लगा, लेकिन अंदर से मैं कुछ अनिश्चित महसूस कर रही थी। हर परिवार की अपनी कहानियाँ होती हैं और उस रात की बातें, रिश्तेदारों की उपस्थिति और मौसम की ठंडक ने मेरे मन में एक हलचल सी पैदा कर दी थी। इस तरह सोमवार की रात धीरे धीरे बीत गई। अगला दिन मंगलवार था। सुबह की शुरुआत थोड़ी धीमी रही। मेरे ससुर जी अपने काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और मैं बड़ी सासू माँ के साथ घर पर ही थी। दिन भर छोटी मोटी बातें होती रहीं और समय भी यूं ही बीत गया। शाम को बड़ी सासू माँ ने हमें अपने घर पर रात के खाने का न्योता दिया था। रात के खाने पर हम फिर से वही पुराने रिश्तेदारों के बीच बैठे थे, जहाँ सासू माँ और मैं बातों में व्यस्त थीं। मेरे ससुर जी और बड़ी सासू माँ के पति एक बार फिर शराब का आनंद ले रहे थे। यह देखकर मुझे थोड़ा अजीब ज़रूर लगता था, पर यह एक सामान्य दृश्य बन चुका था। मेरे ससुर जी शराब ज़रूर पीते हैं, लेकिन उन्हें मेरे पति जैसी लत नहीं है। वे नियंत्रित तरीके से पीते हैं, बिना हद से ज़्यादा जाने के। रात थोड़ी लंबी होती जा रही थी। अचानक मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा, बहू, मैं बंगले पर जा रहा हूँ। मैंने सिर हिलाते हुए हामी भर दी। बड़ी सासू माँ ने मुझसे कहा, तुम यहीं रहो, हमें कुछ बातें करनी हैं। कुछ समय बाद मैंने भी बड़ी सासू माँ का घर छोड़ने का फैसला किया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बड़ी सासू माँ ने मुझे एक छतरी दी और कहा, छतरी ले जाओ बहू, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैंने छतरी लेकर धन्यवाद कहा और घर की ओर चल पड़ी। तेज़ हवाएं और बारिश की बौछारें मेरे चेहरे और कपड़ों पर पड़ रही थीं, बावजूद इसके कि मैंने छतरी ली हुई थी। मेरी साड़ी का पल्लू सिर पर था, लेकिन बारिश और तेज़ हवा के कारण मैं काफ़ी भीग चुकी थी। मंगलवार की वह रात बारिश और ठंड के साथ एक अलग ही अनुभव लेकर आई। हमारा बंगला काफ़ी बड़ा था, लेकिन मैं उसे हमेशा घर ही कहती थी, क्योंकि मुझे यह शब्द अधिक अपनापन देता था। बंगले के निचले हिस्से में एक बड़ा हॉल था और ऊपर कुछ कमरे बने हुए थे। जैसे ही मैं बाहर से भीगकर अंदर आई, मुझे एहसास हुआ कि मेरी साड़ी पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। बाल खुले थे, जो मेरे कंधों पर लहराते हुए गिरे हुए थे, और बारिश की बूंदें अब भी मेरे चेहरे और बालों से टपक रही थीं। उस समय हल्की ठंड महसूस हो रही थी और बारिश में भीगने का यह अनुभव कुछ खास सा लगा। घर के अंदर मोमबत्ती की हल्की रोशनी फैल रही थी और बाहर से आती बारिश की तेज़ आवाज़ माहौल को और भी रहस्यमय और रोमांचक बना रही थी। मैंने अपनी भीगी हुई साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए ससुर जी से कहा, बाबूजी, खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दीजिए, नहीं तो पानी अंदर आ जाएगा। मेरी बात सुनते ही उन्होंने खिड़कियां बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने महसूस किया कि उनकी नज़रें कुछ पल के लिए मुझ पर ठहर गई थीं। वे मुझे सिर से पैर तक देख रहे थे, शायद यह महसूस कर रहे थे कि मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। उनकी नज़रों का मुझे आभास हुआ, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज किया और कहा, बाबूजी, मोमबत्ती लेकर ऊपर चलिए ताकि मैं कपड़े बदल सकूं और आराम से बैठ सकूं। उन्होंने थोड़ी देर बाद नज़रें हटाईं और धीरे से हामी भरते हुए बोले, ठीक है बहू, चलो ऊपर चलते हैं। हम दोनों ऊपर के कमरे की ओर बढ़े। मैं बाथरूम में गई और जैसे ही नल चालू किया, मुझे एहसास हुआ कि कुछ नल खुले रह गए थे। मैंने ससुर जी को बुलाया और कहा, बाबूजी, यहाँ इतने सारे नल खुले हुए हैं, आप देखिए और पानी बंद कर दीजिए। ससुर जी अंदर आए और नल बंद करने लगे, लेकिन अचानक गलती से शॉवर चालू हो गया और मैं फिर से पूरी तरह भीग गई। मेरी नीली साड़ी अब और ज़्यादा भीग चुकी थी और सिर पर साड़ी का पल्लू होने के बावजूद पानी मेरे बालों और कपड़ों में लिपट गया था। मैंने देखा कि ससुर जी चुपचाप खड़े थे और मुझे ही देख रहे थे। बारिश के कारण मेरी साड़ी का कपड़ा मेरे शरीर से चिपक गया था और यह सारा दृश्य उनके सामने था। उनकी नज़रें मुझ पर ठहर गई थीं, लेकिन मैंने कुछ भी कहने या पूछने की बजाय शांत रहना ही बेहतर समझा। एक दिन ऐसा ही हुआ। मेरे ससुर जी हमेशा दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते थे। उन्हें थोड़ी बहुत सिगरेट पीने की भी आदत थी। एक दिन मैं सुबह दुकान गई, बारिश हो रही थी और हमेशा की तरह मैंने साड़ी का पल्लू सिर पर लिया हुआ था। मैं बहुत ही संस्कारी बहू हूँ,
मैंने छतरी ली और देखा कि मेरे ससुर जी क्रॉसिंग पर खड़े थे। मैंने छतरी आगे बढ़ाई, लेकिन बाबूजी मेरी तरफ ही देख रहे थे। उनकी नज़रें मुझसे हट नहीं रही थीं। हाँ, उनकी निगाहें मेरी भीगी साड़ी के बाहर दिख रहे हिस्सों पर थी। मैं घर आई और जब मैंने आईने में देखी तो मेरी साड़ी सामने से काफ़ी भीग चुकी थी और वह मेरे शरीर से चिपकी हुई थी, जिससे सब कुछ साफ दिख रहा था। उसमें मेरी वर्दी भी दिख रही थी। साड़ी पारदर्शी होने के कारण मेरी खूबसूरती नज़र आ रही थी। साड़ी पीछे से गीली थी। फिर मैं कुछ सामान लेकर घर की ओर निकल पड़ी। तब मुझे भी मज़ा आने लगा। मैं जानबूझकर बाबूजी के आसपास घूमने लगी। झाड़ू लगाते वक्त मैं नीचे झुकने का बहाना करती। किसी न किसी बहाने से मैं बाबूजी को अपना प्रदर्शन दिखाने लगी और बाबूजी भी हमेशा अपनी छिपी नज़रों से मुझे देखते और मेरे सुदृढ़ शरीर को देखकर आनंद लेते। कुछ देर बाद बाबूजी यानी मेरे ससुर घर आए। मैं गीली हो चुकी थी और मुझे साड़ी बदलनी पड़ी। बाबूजी बैठे हुए थे। वहाँ एक अलमारी थी। मैंने कपड़े निकाले और उसमें रखी दूसरी लाल साड़ी निकाल ली। उसी कमरे में एक और कमरा था। मैंने पेटीकोट और सब कुछ लिया और दूसरी लाल साड़ी लेकर उस दूसरे कमरे में चली गई। ससुर जी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठे थे। बाबूजी मुझे साड़ी बदलते हुए देख सके, इसलिए मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखी। फिर मैंने साड़ी बदलना शुरू किया। अब तक मैं बहुत गीली हो चुकी थी। जब मैं साड़ी बदल रही थी, मेरे ससुर चुपचाप मुझे देख रहे थे। मैंने भी उन्हें देखा, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया। साड़ी बदलते समय मेरी चूड़ियों की आवाज़ हो रही थी, जिससे ससुर थोड़े असहज हो गए थे। मुझे भी इस बात का आनंद मिल रहा था कि कोई मुझे चुपके से देख रहा है, फिर चाहे वह मेरे ससुर ही क्यों ना हो, लेकिन कोई तो मुझे देख ही रहा था। बाबूजी वहीं बरामदे में बैठे थे। मुझे पता था कि वह मेरी हरकतें देख रहे हैं। वह अपनी धोती में कुछ एडजस्ट कर रहे थे। मुझे पता था कि अब बाबूजी तैयार हो चुके थे। कमरे में काफ़ी अंधेरा था, लेकिन मोमबत्ती की रोशनी में मुझे सब कुछ साफ दिख रहा था। मैंने साड़ी बदलनी शुरू की। मेरे अंग इतने बड़े थे कि साड़ी से पूरी तरह नहीं ढक पा रहे थे। मेरे और बाबूजी के बीच करीब 125 फीट का फासला था। वह सोफे पर बैठकर मुझे देख रहे थे। मैंने अपनी चप्पल का बटन खोलने की कोशिश की। बटन कड़ा था, इसीलिए उसे खोलने में मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। अब मेरे 999 स्पर्श के बाद वह बटन खुला। मेरी साड़ी ज़मीन पर गिर चुकी थी और मेरा भरा हुआ पेट और गहरी नाभिक शायद बाबूजी को दिखाई दे रही थी। अब बाबूजी पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे। वह अपनी धोती में कुछ एडजस्ट कर रहे थे और उनकी हरकतें मुझे साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि कमरे में अंधेरा था। मैंने आखिरकार आखिरी बटन भी खोल लिया और बाबूजी की ओर थोड़ा ज़्यादा मुड़ गई। अब तो उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा होगा। फिर मैंने ऊपर रखा कपड़ा उठाई और उसे एक तरफ फेंक दी। मैंने दूसरी साड़ी उठाई। ये सब बहुत धीरे धीरे चल रहा था। अब लगभग रात के 1 बज चुके थे। मैं बाबूजी की तरफ थोड़ा ज़्यादा मुड़ गई थी। साड़ी बदलते समय मेरी चूड़ियों की खनक गूंज रही थी। साड़ी बदलते बदलते मैंने कहा, बाबूजी, आज आपका दिन कैसा गुजरा? आप आज थके होंगे। आज प्रॉपर्टी के काम में बहुत व्यस्त थे। बाबूजी ने फिर से अपने धोती में कुछ एडजस्ट करते हुए कहा, हाँ बहू, आज बहुत काम था, लेकिन मैं थका नहीं। इस गांव की हवा बहुत अच्छी है। अब मैं अपनी साड़ी पहन ली थी और फिर दूसरा कपड़ा भी लेने लगी। धीरे धीरे मैंने बटन बंद करना शुरू किया और उसी दौरान बाबूजी से बातें कर रही थी। कमरे में बिजली नहीं थी। मैंने एक मोमबत्ती जलाई हुई थी और उसकी रोशनी में मुझे बाबूजी का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था और बाबूजी को मेरा चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने बाबूजी से कहा, बाबूजी, माँ और काका की बहुत चिंता हो रही है। बाबूजी ने कहा, बहू, तुम्हें किस बात की चिंता है? मैंने कहा, बाबूजी, कल रात की तरह आज फिर से आप बरामदे में मत सो जाना। मेरे साथ बिस्तर पर सो जाना। हमारा बिस्तर काफ़ी बड़ा है। अब मैंने अपनी साड़ी खोलकर दोबारा पहननी शुरू की थी। साड़ी पहनकर मैं धीरे धीरे घूमने लगी ताकि मेरे ससुर जी सब कुछ देख सके। अब आखिरी हिस्सा बाकी था। मैंने साड़ी का पल्लू उठाया और खुद को एडजस्ट करते हुए बाबूजी से कहा, बाबूजी, आपको कैसा लगा? आपको मज़ा आया ना? बाबूजी को पूरी तरह से झटका लगा। मैंने फिर कहा, हाँ बाबूजी, मुझे बताइए, मुझे बिना साड़ी देखकर आपको मज़ा आया। फिर मैं बालकनी में चली गई। बाबूजी अभी भी सोफे पर बैठे थे और मेरी तरफ देख रहे थे।
मैंने कहा, अरे बाबूजी, आप भी बालकनी में आइए। तभी बाबूजी भी बालकनी में आ गए। मैंने उनसे फिर पूछा, बाबूजी आपको कैसा लगा बताइए। मुझे साड़ी बदलते देखकर आपको मज़ा आया होगा। मैं उनके सामने सिर पर पल्लू रखकर खड़ी थी। मैंने कहा, बाबूजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बाबूजी बोले, हाँ बहू, बताओ क्या बात करनी है। मैंने कहा, बाबूजी आपको याद है जब कभी आपके दोस्त या मेरे पति के दोस्त आते हैं तो मैं आपको कहती हूँ कि उनके लिए चाय ले जाइए। बाबूजी ने कहा, हाँ बहू, मुझे याद है। मैंने कहा, बाबूजी आपके दोस्त और मेरे पति के दोस्त मुझे उस नज़र से देखते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाबूजी ने कहा, अरे बहू, तुम्हें ऐसा सोचने का कोई हक नहीं है। मैंने कहा, बाबूजी ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए और मुझे पता है कि आप भी मुझे कैसे देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आपकी नज़र पसंद है। बाबूजी कुछ पल रुके और फिर बोले, बहू क्या तुम खुश हो? मैंने कहा, बाबूजी अब असली मुद्दे पर आते हैं। बाबूजी बोले, हाँ बहू, क्या मुद्दा है बताओ, संकोच मत करो। मैंने कहा, बाबूजी क्या आपको लगता है कि मैं खुश हूँ? हाँ मैं खुश हूँ, क्योंकि हम अमीर हैं, हमारे पास सब कुछ है, कार है, बंगला है, पैसा है। बाबूजी बोले, बहू लेकिन क्या संकोच मत करो, मुझे हमेशा तुम्हें खुश देखना अच्छा लगता है। मैंने कहा, लेकिन बाबूजी मैं खुश नहीं हूँ। बाबूजी बोले, बहू बताओ, तुम्हें खुश रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा, आपका बेटा। बाबूजी बोले, बहू मेरे बेटे में क्या समस्या है बताओ। मैंने कहा, बाबूजी क्या आपको लगता है कि सिर्फ गाड़ी और बंगला होने से ही सब सुखी होते हैं? असल खुशी पत्नी की बेडरूम में होती है। बाबूजी बोले, बहू बताओ, संकोच मत करो। मैंने कहा, बाबूजी आपका बेटा मेरे साथ कुछ भी नहीं करता, अब उसमें मुझे सुख देने की ताकत नहीं है। हाँ बाबूजी, मुझे आनंद चाहिए। बाबूजी बोले, बहू और क्या? मैंने कहा, मुझे पता है कि आप अपनी पत्नी यानी सासू माँ के साथ भी कुछ नहीं कर सकते। आपको कई सालों से कोई सुख नहीं मिला ही आपकी पत्नी से और ना ही किसी अन्य महिला से। बाबूजी शांति से सुन रहे थे। मैंने कहा, मुझे पता है कि आप कभी कभी मुझे वैसे देखते हैं। मुझे पता है कि आज जब मैं आपके कमरे में आई थी तो आप किताब पढ़ने की बजाय मुझे देख रहे थे। फिर बाबूजी थोड़े नर्वस हो गए। बाबूजी ने अचानक गंभीरता से कहा, बहू तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा और ना ही तुम्हें इस नज़र से देखा। तुम तो हमारे घर की इज्जत हो और मेरी नज़रें हमेशा तुम्हारे प्रति आदर और सम्मान की रही हैं। मैं थोड़ी घबराई लेकिन अपनी बात जारी रखी। बाबूजी मैं यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी लगता है कि हम अपने रिश्तों में खुलकर बात नहीं कर पाते। आप हमेशा मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन मैंने कई बार आपकी नज़रों में कुछ अलग देखा है। बाबूजी थोड़े असहज हो गए, लेकिन उन्होंने फिर से गंभीरता से जवाब दिया, तुम्हारी सोच गलत है बहू। परिवार के रिश्ते बहुत पवित्र होते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तुम्हें इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। अगर तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा इरादा कभी भी ऐसा नहीं रहा। मैंने महसूस किया कि बाबूजी की बातों में सच्चाई थी। उन्होंने हमेशा घर की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया था और शायद मैंने कुछ गलत फहमी की वजह से ऐसा सोचा। मैंने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मैंने शायद कुछ गलत समझा। बाबूजी ने नरमी से कहा, बहू इस घर में तुम हमारी बेटी जैसी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और अपने दिल में ऐसी बातें ना रखो जो रिश्तों को कमज़ोर करें। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने बिना वजह अपने और बाबूजी के रिश्ते को लेकर गलत फहमी पाल ली थी। मैंने खुद से वादा किया कि आगे से मैं कभी इस तरह की बातें नहीं सोचूंगी और परिवार के रिश्तों को सम्मान दूंगी। रिश्तों में ईमानदारी और खुला संवाद बहुत आवश्यक है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के साझा करते हैं तो हम एक मजबूत बुनियाद बनाते हैं। किसी भी रिश्ते की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि हम एक दूसरे के प्रति कितने ईमानदार और पारदर्शी हैं। कभी कभी हम अपनी सोच और भावनाओं को छिपाते हैं, जिसके कारण गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। जब हम किसी को लेकर पूर्वाग्रह बना लेते हैं तो हम वास्तविकता से दूर चले जाते हैं। यह भ्रम हमें रिश्तों में अनावश्यक तनाव पैदा करने की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने मन की बात साझा नहीं करते हैं तो दूसरी व्यक्ति को हमारे बारे में सही समझ नहीं होगी, जिससे वह गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकता है।
इसीलिए एक दूसरे के साथ खुलकर बात करना आवश्यक है। इससे न केवल हम अपनी भावनाओं को स्पष्ट कर पाते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को हमारी स्थिति और विचारों के बारे में सही जानकारी मिले। ईमानदार संवाद से रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ती है, जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। रिश्तों को सफल बनाने के लिए संवाद को प्राथमिकता देना चाहिए। स्वरूप मुझे बेटी मिली किसी भी कहानी का मूल उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं होता। उसमें जीवन की गहरी शिक्षाएं, मानव मन के जटिल भावनात्मक पहलू और सामाजिक धारणाओं की पढ़ी डेचताल शामिल होती है। आपकी प्रस्तुत कहानी, जिसमें एक साधारण महिला जानवी, उसके ससुर जी और उसके पारिवारिक संबंधों की जटिलताओं के इर्द गिर्द घूमती है, हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। कहानी के मुख्य पात्र जानवी का गांव जाना और अपने ससुर जी के साथ समय बिताना पारिवारिक जिम्मेदारियों के महत्व को दर्शाता है। जानवी, जो अपने पति के साथ एक समृद्ध और व्यस्त जीवन जी रही है, को अपने ससुर जी के साथ गांव जाकर प्रॉपर्टी के काम संभालने का दायित्व सौंपा जाता है। यह न केवल पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाने का एक प्रयास है, बल्कि यह भी दिखाता है कि परिवार के हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। जब जानवी अपने ससुर जी की मदद करने के लिए गांव जाती है, तो वह इस बात का भी परिचय देती है कि जिम्मेदारियों का निर्वहन करना किसी भी व्यक्ति का कर्तव्य है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। कहानी में पारिवारिक और सामाजिक धारणाओं का भी उल्लेख है। जानवी का ससुर जी के प्रति नजरिया, उनके प्रति उसके आदर और उसकी जिम्मेदारी का भाव समाज में महिलाओं की भूमिका को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हमें अपने परिवार के बड़े सदस्यों के प्रति सम्मान और आदर दिखाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। साथ ही जानवी का संघर्ष यह भी बताता है कि कैसे एक महिला को परिवार की सीमाओं में रहकर भी अपनी पहचान बनानी होती है। वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने आप को खोजने की कोशिश कर रही है, जो हर महिला की कहानी का एक अहम हिस्सा है। जानवी की कहानी में उसकी संस्कारिता और परंपराओं के प्रति निष्ठा स्पष्ट रूप से नजर आती है। वह अपने पति के दोस्तों के प्रति अपने ससुर जी की आदतों को सहन करती है और उन्हें नकारने की बजाय परिवार की मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाती है। यह दर्शाता है कि संस्कार और परंपराएं हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और हमें उन्हें समझदारी से जीना चाहिए। कहानी में जानवी का अपने ससुर जी के साथ बातचीत करना और उनके साथ समय बिताना भी यह सिखाता है कि हर रिश्ते में संवाद और समझ ज़रूरी होती है। यह संवाद परिवार की एकता को बनाए रखने में मदद करता है और यह भी बताता है कि परंपराएं केवल नियम नहीं, बल्कि प्रेम और समर्थन की भावना को बढ़ावा देती है। जानवी की कहानी में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वह अपनी पहचान को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। वह एक साधारण और आत्मविश्वासी महिला है, जो अपने परिवार के लिए सब कुछ करती है, लेकिन इसके बावजूद उसे अपने आप को खोजने की कोशिश करनी होती है। यह हमें यह सिखाता है कि हर महिला को अपने सपनों और इच्छाओं के प्रति सजग रहना चाहिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि महिला को अपने अधिकारों और इच्छाओं के प्रति सजग रहना चाहिए। जानवी का अपने ससुर जी के प्रति संवेदनशील रहना और अपनी सीमाओं का ध्यान रखना इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक महिला को अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसका उपयोग सकारात्मक रूप से करना चाहिए। कहानी में जानवी और उसके ससुर जी के बीच का संवाद भी महत्वपूर्ण है। जब जानवी अपने ससुर जी के साथ समय बिताती है, तब वह यह जानने की कोशिश करती है कि उनके मन में क्या चल रहा है। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि रिश्तों में संवाद होना आवश्यक है। संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह भावनाओं, विचारों और समझ का भी आदान प्रदान है। जब हम एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, तो हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, बल्कि एक दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझते हैं। जानवी का संघर्ष अपने ससुर जी के साथ रहकर पारिवारिक कार्यों को संभालना और उन पर निर्भर रहना, यह दर्शाता है कि हर महिला को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष उन्हें मजबूत बनाता है और उनके समर्पण को दर्शाता है।
कहानी यह भी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जाह्नवी अपने ससुर जी की स्थिति को समझती है। वह जानती है कि उनके पति की कमी के कारण वे अकेले हैं और इसलिए वह उनके प्रति संवेदनशील रहती है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में सहानुभूति और संवेदनशीलता का होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझते हैं तो हम उनके साथ एक मजबूत संबंध बना सकते हैं। ये भावनात्मक जुड़ाव हमें अपने रिश्तों को और भी गहरा बनाता है। कहानी में जाह्नवी का गांव जाना और वहां के जीवन से तालमेल बिठाना भी एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है और हमें उन परिवर्तनों के साथ अनुकूलन करना सीखना चाहिए। कभी कभी हम जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और परिवर्तन के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम सफल हो सकते हैं। कहानी में यह भी देखा जाता है कि समाज की अपेक्षाएं अक्सर हमें सीमित कर सकती हैं। जाह्नवी का जीवन सामाजिक धारणाओं से प्रभावित है, लेकिन वह अपने मन की बात भी समझती है। यह हमें यह सिखाता है कि समाज की अपेक्षाओं को समझना ज़रूरी है, लेकिन अपने निर्णय खुद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन के बारे में जो निर्णय लेते हैं वह हमें अपनी पहचान और आत्मसम्मान से जोड़ते हैं। कहानी के माध्यम से मिली शिक्षा केवल एक महिला के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक समाज, परिवार और रिश्तों की जटिलताओं का भी परिचय देती है। यह दर्शाती है कि कैसे पारिवारिक जिम्मेदारियां, संस्कार, संवाद और संवेदनशीलता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, संवाद करना चाहिए और एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। एक महिला के रूप में जाह्नवी का संघर्ष, उसकी पहचान और उसके समर्पण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह यह कहानी न केवल एक व्यक्तिगत यात्रा की कहानी है, बल्कि यह हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति, उनकी भूमिका और उनके अधिकारों के प्रति एक संवेदनशील दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।